नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम गोता लगाने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक बेहद शक्तिशाली और ऊर्जा से भरी रचना में। हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अमर कविता भारती जय विजय करे की। ये सिर्फ कोई आम कविता नहीं है, बल्कि ये कविता प्रकृति और व्याकरण का एक ऐसा गजब का संगम है जो सच में मंत्र मुग्ध कर देता है। तो चलिए साहित्य के इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर, फिर समझेंगे इस कविता की पृष्ठभूमि। उसके बाद बात होगी भारत के अलौकिक रूप की, प्राकृतिक श्रृंगार के अर्थ की, और आखिर में हम समझेंगे इसकी भाषा और व्याकरण को। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी के बारे में एक बात जो सच में हैरान करती है वो ये है कि इनकी औपचारिक शिक्षा सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही हुई थी। सोचिए, सिर्फ 9वीं तक। 1899 में बंगाल के महिषादल में जन्मे इस महान कवि ने अपने स्वाध्याय और लगन के दम पर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी जैसी भाषाओं में असाधारण महारत हासिल कर ली थी। ये बात उनके जुझारू और पथ प्रदर्शक व्यक्तित्व को बहुत खूबी से दर्शाती है। अगर उनके साहित्यिक योगदान की बात करें ना, तो वो छायावादी युग के एक बहुत ही क्रांतिकारी स्तंभ थे। हिंदी में मुक्त छंद यानी फ्री वर्स का इस्तेमाल सबसे पहले उन्होंने ही किया था। उनकी कविताओं में आपको दर्शन, विद्रोह, क्रांति और प्रकृति का एक गजब का मिश्रण मिलेगा। और जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उपेक्षितों और शोषितों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति। अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता जैसी उनकी कालजयी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब आते हैं भाग 2 पर, कविता की पृष्ठभूमि। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। इन शुरुआती पंक्तियों में एक अलग लेवल की ऊर्जा महसूस होती है ना। ये कविता पूरी तरह से ओज गुण से भरी हुई है, यानी एक ऐसी ऊर्जावान देशभक्ति जो सीधे दिल में उतर जाती है। इसमें भारत माता की परम विजय की कामना की गई है। ये एक ऐसे भारत का आह्वान है जो हर दिशा में, हर क्षेत्र में विजयी हो। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, भारत का अलौकिक रूप। यहाँ निराला जी की कल्पना देखिए। उन्होंने भारत को महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं माना है, इसे एक जीवंत देवी के रूप में चित्रित किया गया है। एक ऐसी चेतना से भरी देवी जिसके चरणों को खुद विशाल समंदर अपने गर्जन करते जल से धो रहा है। ये हमारे भूगोल और अध्यात्म का एक ऐसा जादुई संगम है जो किसी को भी भाव विभोर कर सकता है। और इसी से जुड़ता है हमारा चौथा भाग, प्राकृतिक श्रृंगार का अर्थ। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, सिर से लेकर पैर तक भारत माता का श्रृंगार खुद प्रकृति कर रही है। उत्तर के भूगोल का क्या ही राजसी मानवीकरण किया गया है। जो विशाल हिमालय है वो माता के सिर पर सफेद मुकुट शुभ्र हिम तुषार की तरह सजा हुआ है, और पवित्र गंगा नदी उनके गले में मोतियों के एक चमकते हार की तरह है। मतलब यहाँ पहाड़ और नदियां सीधे सीधे शाही आभूषण बन गए हैं। चलिए इस रूपक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। माता के वस्त्र क्या है? पेड़, घास, जंगल और लताएं, यानी तरु तृण वन लतावसन। उनके रंग बिरंगे कपड़े हैं। उनकी सांसें क्या हैं? 10 दिशाओं में गूंजने वाला ओंकार उनकी प्राणवायु है। और सबसे शक्तिशाली हिस्सा वो है जहां उन्हें शतमुख शतरव कहा गया है। इसका मतलब है लाखों करोड़ों लोगों की एक संयुक्त और बुलंद आवाज। ये देश की सामूहिक आध्यात्मिक और मानवीय शक्ति का एकदम सटीक प्रतीक है। और ये स्थानिक रूपक या स्पेशल मेटाफर तो सच में कमाल का है। लंका को माता के पैरों में रखे 100 पंखुड़ियों वाले कमल यानी शतदल के रूप में देखा गया है। ये विचार पूरी तरह से प्रकृति के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक सौंदर्य को एक बहुत ही पवित्र और खूबसूरत दृश्य में बदल देता है। आइए अब चलते हैं हमारे 5वें और अंतिम भाग पर, भाषा और व्याकरण। अब सवाल उठता है कि निराला जी ने इतनी गहरी और विशाल छवियां इतने कम शब्दों में कैसे उकेर दी। इसका सीधा सा जवाब व्याकरण के एक बहुत ही अहम हिस्से में छिपा है, और वो है समास। समास का मतलब ही होता है संक्षेप, यानी छोटा करना। ये एक ऐसी व्याकरणिक प्रक्रिया है जहां 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया, छोटा और बहुत ही प्रभावशाली शब्द बनाया जाता है। इसे ही समस्त पद कहते हैं।
इसी तकनीक की वजह से उनकी कविता में इतना जबरदस्त घनत्व और गहराई आती है। इस संरचना को समझना एकदम आसान है। इसमें मुख्य रूप से 3 हिस्से काम करते हैं। जो पहला शब्द होता है उसे व्याकरण की भाषा में पूर्व पद कहते हैं। जो दूसरा शब्द आता है उसे उत्तर पद कहते हैं। और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो जो नया कंपाउंड शब्द बनता है उसे समस्त पद कहा जाता है। चलिए कविता के ही कुछ असली उदाहरणों से इसे डिकोड करते हैं। पहला शब्द है कनक शस्य, जिसका अर्थ है सोने के समान चमकती फसलें। फिर आता है कमल धरे, यानी कमल को धारण करने वाली, और सागर जल, जिसका सीधा सा मतलब है सागर का जल। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे कवि ने समास का इस्तेमाल करके एक बहुत ही छोटी सी भाषाई जगह में एक बहुत बड़ी और जीवंत दृश्य शक्ति भर दी है। गागर में सागर भरना, शायद इसी को कहते हैं। इस पारंपरिक सांस्कृतिक डिजाइन पर गौर करें। जिस तरह इसमें एक बहुत ही जटिल लेकिन खूबसूरत बुनावट है ना, बिल्कुल उसी तरह निराला जी की ये संस्कृत निष्ठित और सामासिक भाषा भी काम करती है। ये केवल दृश्य नहीं बनाती, बल्कि देशभक्ति के पूरे संदेश को एक बहुत ही ऊंचे और भव्य स्तर पर ले जाकर खड़ा कर देती है। तो ये पूरी चर्चा हमें अंत में एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। पाठ्य पुस्तक का ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है। यदि ये राष्ट्र प्रकृति द्वारा ही श्रृंगारित है, अगर हमारे पेड़, नदियां और पहाड़ ही इस देश का असली स्वरूप हैं, तो क्या आज के समय में पर्यावरण की रक्षा करना भी देशभक्ति का एक गहरा और सच्चा कार्य नहीं है? इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। आज की इस वैचारिक और काव्यात्मक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।